नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार स्वागत करता हूं सरकारी अध्ययन में। आज के इस सेट में देखेंगे कि बिहार पुलिस जो सिपाही भर्ती परीक्षा 19,838 पद पे जो वैकेंसी आने वाली है, उसी को लेकर के ये खान सर का जो सिपाही भर्ती परीक्षा का जो सेट निकाला गया, जिसमें टोटल 55 सेट है, उसी में से अब आज हम सेट नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप अपना देखते चलिए और कितना आप सही बनाते हैं इस सेट में, वो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ हम सेट नंबर 3 को आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये था कौन, ये ताशकंद समझौते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा गया। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां के बीच हुआ था। इस समझौते के उपरांत लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये ताशकंद समझौता जो हुआ था, उज्बेकिस्तान का राजधानी है ताशकंद। आप साथ में ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ज्ञान का प्राप्ति जो है बिहार के बोध गया में हुए थे। ठीक है, यही बात करें हम कि ज्ञान का जो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो पहला उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ है, तो बनारस के पास में है। ठीक है, जहाँ पे 5 शिष्यों को वो अपना ज्ञान का उपदेश दिए थे पहली बार। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और इसी पीपल वृक्ष को अब क्या बोला जाता है, बोधि वृक्ष बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। तो ये कौन हो जाएगा, ये पहला आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार को ही हत्या कर दिया गया था। आगे देखिए, इसका एक विश्लेषण देख लीजिए। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक, राज्याभिषेक इसका कब हुआ था, तो 544 ईस्वी में। अनुयायी कौन है, मतलब किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हत्या के बारे में बात करें तो हत्या इसका कब हुआ, तो इसका हत्या हो गया 493 ईस्वी पूर्व में। जो इसका पुत्र कौन थे, अजातशत्रु, इसने हत्या कर दिया। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, तो कुनिक थे। ठीक है, अजातशत्रु के उपनाम थे ये, कुनिक जो है अजातशत्रु के उपनाम थे, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है टाइपिंग में मिस्टेक है, 544 ईस्वी नहीं होगा, ईस्वी पूर्व होगा। ठीक है, ईस्वी पूर्व आप याद रखिएगा, ईस्वी पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मा राक्षस, ठीक है, ब्रह्मा राक्षस कविता के रचयिता कौन है, तो इसके कविता के रचयिता कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, इसका व्याख्या देख लीजिए। इसका व्याख्या क्या है, ब्रह्मा राक्षस कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई है। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच एक सेतु भी माना जाता है। इनकी कहानियाँ अंधेरे में, काठ का सपना और क्लाइड ईथरली ये है। आगे देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, 1857 विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो ये हुए थे विवेक मतलब वीर कुंवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। व्याख्या देख लीजिए। 1857 की क्रांति का प्रमुख तत्कालीन कारण चर्बी युक्त राइफल है। 1856 में अंग्रेजी सरकार एनफील्ड राइफल लॉन्च मतलब की, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कृष्ण कुंवर सिंह ने किया था। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद संबंधित थे। स्वामी सहजानंद संबंधित थे किससे, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। आगे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी एवं स्वतंत्र सेनानी थे। स्वामी सहजानंद ने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। यहाँ पे आगे देखिए, भक्तमाल रचना की कवि द्वारा विचरित हैं, ये कौन है, तो ये नाभादास है। ठीक है, आगे देखिए व्याख्या, आगे यहाँ पे देख लीजिए। भक्तमाल हिंदी का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना नाभादास या नाभाजी ने की थी। इस ग्रंथ में नाभाजी ने लिखा है कि अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ, भव सागर के तरन नाहिन और उपाओ। ये इसके मतलब व्याख्या है। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुए थे। इसका व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को आधिकारिक पत्र दिया। ठीक है, अधिकार पत्र दिया मतलब यानी कि अधिकार दिया कि मतलब आप जो है इंडिया में जाके व्यापार कर सकते हैं। कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ थे। प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद कंपनी भारत पे राजनीतिक प्रवेश मतलब राजनीति में प्रवेश कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय हो जाएगा यहाँ पे।
और आगे देखिए, आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में किया था। चलिए, राजा राम मोहन राय के मतलब कुछ अलग भी क्वेश्चन है यहाँ पे। राजा राम मोहन राय को राजा का जो उपाधि दिया था वो अकबर द्वितीय, जो मुगल के उत्तर मुगल कालीन बादशाह थे, उसने दिया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बारे में बात करेंगे तो ये ब्रिटेन में हो गए थे। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन तो आप याद रखिए ही। 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए, इसका व्याख्या देखेंगे तो यहाँ पे व्याख्या क्या दिया हुआ है? सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा, सतलज नदी और काली नदी के बीच मध्य हिमालय कुमाऊं नाम से जाना जाता है, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरा, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। चौथा, तीस्ता नदी और दिहांग नदी, देखिए यहाँ तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे रबर डैश फसल है। रबर कौन से फसल है? तो यहाँ पे भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ठीक है, अब इसका व्याख्या देख लीजिए। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र के मुख्य फसलें रबर, चाय, कॉफ़ी, नारियल, गन्ने, कोको, मसाले, सिनकोना आदि है। इस तरह से बात करें कि यदि देश का, तो इंडोनेशिया में रबर का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। रबर इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर, इस सब में इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब क्या है? अच्छे उत्पादक है रबर सबका। ठीक है, यदि भारत में बात करें तो केरला अच्छे उत्पादक है रबर का, तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यह उत्पन्न करते क्या? भूमध्य सागर। ये कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में ऊपर उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए, इसका व्याख्या देख लीजिए। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा, जिसे मावठ के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है जो भूमध्य सागरीय से उत्पन्न होते हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर से उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में स्थित। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा है, यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। इस क्षेत्र में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष अधिक होने के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। और सुंदरी नामक वृक्ष, इसे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सुंदरी वृक्ष को मैंग्रोव फॉरेस्ट में भी रखा गया है। वह वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले डैश विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। किससे? तो ये पराबैंगनी से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे वायुमंडल कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा करती है। आगे देखिए, 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, किसके नाम से? तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत पठार मानसरोवर झील से निकलती है। इस नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पे दिहांग के नाम से जाने जाते हैं। और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाने जाते हैं। वही गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग आती है। तो ये किसका? ये तेंदू के पत्ती को बीड़ी बनाने में उपयोग में आता है। किस पत्ती को? तेंदू के पत्ती को। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पादप पत्तियों को उपयोग में लिया जाता है। वही बीड़ी जो आमतौर पर गांव घर में देखते होंगे किसी को पीते हुए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो ये सर्वाधिक वर्षा मानसिनराम में दर्ज किया गया। मानसिनराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, भारत के राज्य मेघालय के मानसिनराम नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, मतलब वर्षा वाला स्थान मानसिनराम ही है। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। भारत संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो ये किसका? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया। लिखा गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, जो अवाद योग अर्थात न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये है। ठीक है, आगे देखिए, इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे लिखा गया, मानव अधिकारों सार्वभौमिक घोषणा
UDHR के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे गुलामी से स्वतंत्रता, इसका विवरण प्रस्तुत किया गया है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है क्या? मानव श्रेणी में आने वाले सभी मानवाधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का प्रावधान है। विश्व भर में 10 दिसंबर को हर साल मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। कितना दिसंबर को? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य का आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। ये देखिए, ये किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में? तो ये 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची आपको अच्छे से पता होगा कि जब संविधान बनाए थे तो 8 ही अनुसूची थे। ठीक है, बाद में और 4 अनुसूची को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। इसमें 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिससे प्रारंभ में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में बढ़ाकर 22 भाषा हो गई है। ठीक है, मतलब जब संविधान बने तब उस समय में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा रखा गया था, जो वर्तमान में बढ़ के कितना हो गया? 22 हो गया। यहाँ पे देखिए, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका, महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब व्याख्या देख लीजिए, ये व्याख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की मतलब राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। लेकिन 165 के तहत राज्यों में महाधिवक्ता जो बनते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसके अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद के तहत? 165 अनुच्छेद के तहत। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है क्या? संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत GST अधिनियम पारित किया गया। अब देखिए, यहाँ पे कौन सा संशोधन अधिनियम था? तो 101वां संशोधन अधिनियम था। अब इसके साथ कुछ व्याख्या देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो संशोधन हुए हैं। 97 संशोधन अधिनियम जो हुआ संचालित समितियों से संबंधित था। 84वां संशोधन जो हुआ लोकसभा व विधानसभा में सीटों से संबंधित था। ठीक है, इसी संशोधन में कहा गया था 2026 तक सीटों में कोई हेरफेर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 101वां संशोधन जो हुआ उसमें क्या किया गया कि वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित ये संशोधन किया गया। इसी के तहत GST सामने आए। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान से प्रभावित है। किसके संविधान से? तो ये जापान के संविधान से। ठीक है, यहाँ पे जापान के संविधान से। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधान का अवलोकन करके भारत के संविधान के संविधान में शामिल किया गया, जिनमें भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक जापान के संविधान से प्रभावित है। और भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद को बनाया गया। ठीक है, इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो 24 नंबर क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आगे यहाँ पे क्या लिया गया है? शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। ये किस वर्ष हुआ? तो ये 2009 को हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है, जो देश भर में अप्रैल 2010 में लागू हुआ। लेकिन भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 के क और 86वें संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा बात कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे 25वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे द्विसदन विधानमंडल किस में हो जाएगा? तमिलनाडु में नहीं हो जाएगा। इसके अलावा किस में है वो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। द्विसदन विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। द्विसदन विधानमंडल का मतलब होता है विधानसभा और विधान परिषद। जैसे बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, और इसके अलावा बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ये 6 राज्यों को छोड़ के बाद बाकी जितने भी राज्य हैं वहाँ पे क्या है? विधानमंडल नहीं है। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में दिया गया है यही चीज़ें। द्विसदन विधानमंडल तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 6 राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में है। ये आपको याद रहना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 6 में
अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के सृजन समापन किया जा सकता है। यानी कि सृजन यानी कि विधान परिषद लागू भी किया जा सकता है किसी राज्य में और समाप्त भी किया जा सकता है किसी राज्य से। तो ये मतलब लिखा गया 169 में लिखा गया। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। अब देख लीजिए इसका कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। तो अध्यक्ष और यहाँ पे समिति हो जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रक्रिया नियम वह संचालन समिति थे। जैविक कृषि के बारे में बात करें तो मौलिक अधिकार उप समिति थे। वही मौलिक अधिकार के समिति मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वही उप समिति के बारे में बात करें तो जैविक कृपलानी इसका हो जाएगा। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के इसके भी अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या थे? संघीय संविधान व संघ शक्ति समिति के ये अध्यक्ष थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो ये कब स्थापित हुए थे? 1993 में स्थापित हुए थे। अब देख लीजिए इसका आगे देखिए यहाँ पे डिस्कशन क्या दिया हुआ है कि भारत में मानव के अधिकार के संरक्षण के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। कितने मतलब कौन से दिन था, मतलब तारीख कौन से थे? तो 12 अक्टूबर का तारीख था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखिए भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिया गया था। ठीक है, किसके हाथ से? तो यहाँ पे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा के हाथ से लिया गया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज को किस मतलब प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा के द्वारा हाथ से लिया गया था। अब यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब देखिए जिसमें एक प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान संविधान में प्रस्तावना 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 29 का। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिक पेंशनर और परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा एक्सिस बैंक। ठीक है, इसका डी हो जाएगा एक्सिस बैंक। यहाँ पे देख लीजिए एक्सिस बैंक यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे व्याख्या क्या दिया गया? भारतीय सेना ने अप्रैल 2008 में कार्यरत सैनिकों पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्तरवर्ती पैकेज के एक्सिस बैंक के साथ MOU किया था। ठीक है, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्तमान में थल सेना प्रमुख मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी और नौसेना प्रमुख R हरि कुमार हैं तथा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा ये। आगे देखिए यहाँ पे मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? ये कौन थे? ये थे आपको फिलीपींस। ठीक है, कौन थे? फिलीपींस थे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकलने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2000 ईस्वी में हुए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? योजना आयोग के स्थान पर लाई गई नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा अरविंद पनघरिया। कौन हो जाएगा? अरविंद पनघरिया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है? इसका व्याख्या दिया हुआ है यहाँ पे कि योजना आयोग के स्थान पर 15 मार्च 1950 को इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे एवं प्रथम उपाध्यक्ष गुलजार लाल नंदा थे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी एवं प्रथम उपाध्यक्ष कौन? अरविंद पनघरिया ये हुए। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 32 नंबर क्वेश्चन बोला भारत की जनगणना 2001 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा राजस्थान।
आगे देखिए इसका डिटेल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि संपूर्ण भारत में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम 52.66% महिला साक्षरता है, जबकि इस जनगणना के अनुसार राजस्थान के बाद बिहार 53.33% के साथ न्यूनतम दूसरे स्थान पर है। यानी कि महिला मतलब जो साक्षरता महिला की बात करें तो सबसे कम साक्षर कहाँ की महिला है, तो वह है राजस्थान की महिला। आगे देखिए यहाँ पे भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है, तो यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक समावेश से, ये हो जाएगा आंसर। अब इसका डिटेल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है संविधान के जनक जननी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 5 स्थानों पर पंचतीर्थ विकसित किया जाएगा। इन पंचतीर्थ की घोषणा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 150वीं जयंती को की गई। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्या है, देश में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आगे देखिए इसका आंसर क्या है, लिखा क्या गया है यहाँ पे देखेंगे तो पंचतीर्थ के बारे में क्या दिया गया है। जैसे पहला दिल्ली स्मारक, दूसरा लंदन स्मारक, तीसरा मतलब पहला दिल्ली स्मारक, दूसरा नागपुर दीक्षा संस्थान, तीसरा लंदन स्मारक, चौथा महो जन्म स्थान और पांचवा इंदु मिल मुंबई स्मारक। यानी कि जहाँ जहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संबंध रहा है वहाँ वहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी का क्या बनेगा, स्मारक बनेगा और उसको तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसका ये मतलब उद्देश्य है। आगे देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2015 में हुए थे। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संबंध कब मतलब शुरुआत कब हुआ था, 2015 में हुए थे। अब देखिए देश में बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की तथा यह योजना विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए माल और सेवाओं कर GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, असम। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसका भारतीय संविधान में 101 संशोधन करके मतलब 101वां संशोधन करके वस्तु एवं सेवा कर GST का प्रावधान किया, जो 1 जुलाई 2017 को लागू मतलब 2017 से लागू हुआ। इस बिल को सर्वप्रथम असम राज्य ने पारित किया था। कौन राज्य ने, असम राज्य ने पारित किया था। आगे देखिए 36वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा गया ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, रोपण खेती के रूप में, यानी कि प्लांटेशन। जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब प्लांटेशन खेती का उदाहरण है। इसके बाद गन्ना, ये सब प्लांटेशन खेती का उदाहरण। देखिए रोपण खेती व्यवसाय के लिए की जाती है अर्थात वाणिज्यिक कृषि शामिल है। इसका उद्देश्य बेचकर पैसे कमाना होता है। जैसे चाय सबका खेती करता है, क्यों, बेच कर पैसे कमाने के लिए। गन्ना की खेती करता है बेच के पैसे कमाने के लिए। इसी को क्या बोलते हैं, रोपण खेती बोलते हैं। जैसे देखिए किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय अस्थायी कृषि आदर्श नमूने संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकसित कार्यक्रम UNDP 2017 इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका C, स्वयं शिक्षण प्रयोग। ठीक है, आगे देखिए स्वयं शिक्षण प्रयोग को महाराष्ट्र के मठवाड़ा में पड़े सूखे से लड़ने के लिए, ठीक है, पड़े सूखे से लड़ने के लिए बेहतर कार्य के लिए वर्ष 2017 के इक्वेटर पुरस्कार UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया गया है। आगे देखिए 38वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 38वां नंबर क्वेश्चन बोला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, हाँ आगे देख लीजिए। आगे इसका जो व्याख्या है वो क्या दिया हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार में प्रथम डीमेटेरियलाइज इलेक्ट्रॉनिक विनिमय संस्था जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, वर्तमान में मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की केंद्र सरकार 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो ये किसका, ये मोटे अनाज का, क्या, मोटे अनाज का। ठीक है, आगे इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष भारत सरकार ने वर्ष 2018 को घोषित किया, लेकिन बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को घोषित किया गया। ठीक है, भारत ने इसको कब घोषित किया था, 2018 में, वही संयुक्त राष्ट्र कब घोषित किया, 2023 को घोषित किया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे
बोल क्या रहा आगे, भारत का केरल प्रथम राज्य है जिसमें परिवार के कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है तथा केरल भारत का साक्षरता में प्रथम स्थान रखता है। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा क्या, सार्वजनिक क्षेत्रफल की 2 इकाइयाँ के नाम से नाम बताइए जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में भारत रत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भेल और गेल। इसका क्या हो जाएगा, भेल और गेल। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत ने 3 प्रकार के नवरत्न, मिनीरत्न, महारत्न की कंपनियों के दर्जा प्राप्त होता है जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। भेल और गेल को फरवरी 2013, ठीक है, देखिए फरवरी 2013 को भारत सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा मतलब प्रदान किया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 42वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए इसका। 1909 में मोहनदास करमचंद गांधी हिंद स्वराज की रचना की थी। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में रचित थे। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, अब ये पुराना हो गया लेकिन ये नया है कि यहाँ पे किस, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये गुजराती भाषा में रचित है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है ए बेटर इंडिया और बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, यहाँ पे NR नारायण मूर्ति हो जाएंगे और ये क्या है, एक बिजनेसमैन है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लेखक के बारे में बोल रहा है, पुस्तक के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे किरण बेदी इट्स ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, ये IPS हुई थी। अब पहली महिला IPS कौन है, ये किरण बेदी जी हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। NR नारायण के बारे में बात करें तो ये बेटर इंडिया और बेटर वर्ल्ड। ठीक है, आगे देखिए सुधा मूर्ति के बारे में देखिए, महाश्वेता के बारे में देख लेते हैं। ये लिखे थे श्वेता शशि थरूर के बारे में देखिए, तो यहाँ पे लिखे थे कौन, रीजन ऑफ द स्टेट। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर एक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पे बोला कि 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 14 जून विश्व रक्तदान दिवस। ये 14 नवंबर, 14 सितंबर, 14 दिसंबर और 14 जून को जो दिवस मनाए जाते हैं एक ही साथ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष जो है किस तारीख को मनाया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक, एक मिनट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक मतलब जो है यहाँ पे प्रत्येक साल जो है नवंबर महीना में 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 27 अक्टूबर को विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस मनाए जाते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाए जाते हैं। 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति दिवस मनाए जाते हैं और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाए जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 46 का G20 के बैठक 2018 में G20 बैठक 2018 में डैश में होगी, कहाँ पे होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूनस आयर में हो जाएगा। ब्यूनस आयर किसका राजधानी है, तो ये अर्जेंटीना का राजधानी है। अब यहाँ पे देख लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे G20 वर्ष अर्जेंटीना 2018, इटली 2021, ठीक है, इटली 2021, इंडोनेशिया क्या है मतलब ये 2022 और भारत 2023 और ब्राज़ील 2024। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे है। आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था। किस देश को कहा जाता था, यहाँ पे श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। श्रीलंका देश को पहले सीलोन नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोटे। और पहले राजधानी कहाँ था, तो कोलंबो था। ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो इसका गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गैर परंपरागत ऊर्जा हो जाएगा पवन ऊर्जा। ठीक है, दूसरा ज्वार शक्ति ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा के बारे में बात करें, वो ऊर्जा जो पहले से चले आ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करें तो ये कोयला हो जाएगा। ठीक है, इसको गोला कर देते हैं, यानी कि ये यहाँ पर गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, A और D सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में A और D दोनों हैं, तो यहाँ पे ये B ऑप्शन में। इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन B इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। परंपरागत ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम को शामिल किया जाता है तथा गैर परंपरागत ऊर्जा में स्वच्छ ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा को शामिल किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ बोला रेफ्रिजरेटर में कौन से गैस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है।
तो इसमें कौन से गैस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनिया का। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अमोनिया गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, जो एक तीक्ष्ण गंध वाले रंगहीन गैस होती है। कैसा? तीक्ष्ण गंध वाले रंगहीन गैस होती है ये। बोला आगे प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था? तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित था? ये जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तावित था। आगे देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन। जे थॉमसन द्वारा 1903 में प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया था। आगे देखिए यहाँ पे 51वां नंबर क्वेश्चन है। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें डैश वाष्प है जो स्वभाव में जहरीला है। अब यहाँ पे खाली स्थान में क्या भराएगा? यहाँ पे खाली स्थान में भराएगा क्या? पारे, यानी कि पारा। पारा मतलब Hg, ठीक है, मर्क्यूरी इंग्लिश में जो बोलते हैं वही। आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या के देख लीजिए। सुरक्षित किया जाना जरूरी है, क्योंकि पारे का वाष्प निपटान स्वभाव में जहरीली होती है। ठीक है, पारे का यदि भाप निकलता है, यदि वेपर बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए वेपर बनते हैं तो वो क्या हो जाएगा? जहरीले होते हैं। ठीक है, ये इसलिए इसको निपटान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विद्युत ऊर्जा उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत इस्त्री, विद्युत गीजर, विद्युत बल्ब और विद्युत मोटर यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए, देख लीजिए ऑप्शन डी यहाँ पे है विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे विद्युत मोटर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा विद्युत बल्ब बोलेंगे तो इसका देख लीजिए। विद्युत ऊर्जा को ये मतलब ये जो है विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? ऊर्जा में ये ये रूपांतरित करता है। विद्युत इस्त्री ये विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत गीजर ये भी विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करेगा? विद्युत मोटर करेगा। ये आप याद रखिएगा। आगे देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। बोला कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर के बारे में बात करें, वह एक युक्ति है जो जनित्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, जनरेटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा यहाँ पे क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसीलिए जनरेटर से क्या होता है? करंट आते हैं, यानी कि वहाँ से बिजली उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 53वां नंबर क्वेश्चन देखिए। शॉर्ट सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो शॉर्ट सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग होते हैं। किसका? सिलिकॉन का। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। शॉर्ट से यहाँ पे व्याख्या देखिए। शॉर्ट सेल प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग होता है। यह प्रकाश को वोल्टीय प्रभाव पर काम करता है। किस प्रभाव पे? वोल्टीय प्रभाव पे। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप परिवर्तित होता है, जहां R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/r² हो जाएगा। अब इसका फार्मूला यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या एक एक करके देखते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती होता है और उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानु मतलब उल्टा, अनुकर्मानु मतलब सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए F इक्वल्स क्या होता है? G(m1m2/r² होता है। और G यहाँ पे क्या है? सार्वत्रिक नियतांक होता है। इस तरह से देखिए G समानुपाती हो जाएगा m1 m2 का, और G व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यहाँ पे 1/r² का। ठीक है, इस तरह से है। R क्या है? पिंडों के बीच की दूरी है। आगे देखिए 55वां नंबर है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है। किसका डैश का परत? कौन सा डैश? यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, अब ये देखिए वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S चांदी के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड चांदी के साथ क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है और सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S बनाता है। इससे क्या हो जाता है? काली परत बनने लगती है, और इसीलिए सिल्वर चांदी के वस्तुएं को हवा में कुछ दिन छोड़ने पर वस्तुएं काली हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए 56वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा? दूध का खट्टा होना, ये हो जाएगा इसका उदाहरण। ठीक है, इसका व्याख्या देख लीजिए। जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों के वियोजित होकर उसका गुण और वैशिष्ट्य बदल जाता है तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूध का खट्टा होना, दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना आदि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पे 57 और क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा निम्न में से ऑक्साइड के कारण होता है, किसके कारण से? तो सल्फर और नाइट्रोजन के कारण से होता है। आगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या डी है, यहाँ पे इसका व्याख्या दिया है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। यह वर्षा धरती पर वनस्पति और संगमरमर की इमारतों को प्रभावित करती है तथा तालाबों एवं झीलों के पानी को अम्लता बढ़ाने से मत्स्य उद्योग प्रभावित होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका अगला, यदि अगला क्वेश्चन के बारे में देखें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोला संपृत मतलब यहाँ पे संपृत प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। मीथेन यानी कि CH4 संपृत प्राकृतिक गैस है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक ईंधन है जिसका प्रयोग वाहन में पेट्रोल, डीजल आदि के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया मीथेन CH4 संपृत प्राकृतिक गैस है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक ईंधन है जिसका प्रयोग वाहनों में पेट्रोल, डीजल आदि के स्थान पर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक अधातु जो कमरे में तापमान पर द्रव में रूप में मिलती है, ये क्या है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है जो द्रव रूप में मिलता है। आगे देखिए यहाँ पे डिस्कशन क्या है, ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव रूप में मिलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं हो जाएगा? उबलता हुआ पानी, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसको पुनः पूर्व अवस्था में नहीं लेके जाया जा सकता है, और जो भौतिक परिवर्तन उसे पूर्व अवस्था में लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखिए, जैसे दूध से दही जमना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उबलता हुआ पानी भौतिक परिवर्तन है, इसका उदाहरण दहन, बहुलीकरण और प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए जैसे दह गया, यदि कोई चीज जल गया तो उसको फिर से वापस थोड़ी ला सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ये किससे बनाया जाता है? ये जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4, ठीक है, इंटू 2H2O। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा व्याख्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस वास्तव में जिप्सम प्लास्टर होता है जो पानी के संपर्क में आते ही कठोर हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल मेडिकल हड्डियों को जोड़ने में होता है, यानी कि हाथ पैर टूट जाते हैं तो उजले कलर के जो चीज़ें लेप लगाया जाता है हड्डियों पे, मतलब ऊपर वाले मतलब बॉडी पे, तो उसको बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे देखिए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल में अणुओं की गति का चयनात्मक पारगम्य में झिल्ली द्वारा होते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे परासरण कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समान मिश्रण बनने वाली क्रिया को विसरण कहलाती है। आगे देखिए साइट्रिक अम्ल के बारे में दिया गया, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होते हैं। ये 63 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे नींबू, संतरे के जूस में, ये सब में क्या है? साइट्रिक अम्ल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, नींबू साइट्रिक अम्ल नींबू में होते हैं, इमली में टार्टरिक अम्ल होते हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल होते हैं, सेब में मैलिक अम्ल होते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए, ये पूछा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे मनुष्य में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी कि कौन सा? क्षुद्रांक, यानी कि छोटी आंत। ठीक है, क्षुद्रांक मतलब होता है छोटी आंत, ये भी आप याद रखिएगा। पाचन तंत्र के आहार नाल का सबसे बड़ा भाग आंत क्षुद्रांक है, जिसका औसत लंबाई कितना है? 6 से 7 मीटर है, यानी कि 6 से 7 मीटर ये लंबे होते हैं। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, दो हड्डियों आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ती है? तो ये जुड़ती है स्नायु से। स्नायु को क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट स्नायु से जुड़ती है। ठीक है, अब वही बात करें कि मानव शरीर में अन्य प्राणियों में पाया जाता है, संयोजी ऊतक है, कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपस्थित बने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, जब अस्थि को जोड़ने का काम हो तो वहाँ पे क्या होगा? लिगामेंट होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, हड्डी को हड्डी से किससे जोड़ा जाता है? तो जब अस्थि को अस्थि से जोड़ा हो तो AAL करके याद रखिए। ठीक है, और जब मांस को अस्थि से जोड़ना हो, मांस को M और अस्थि को हम बोलेंगे A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको T बोलेंगे, MAT, ये याद रखिए। मांस को अस्थि से जोड़ता है कौन? टेंडन। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधी थी, तो खोजी गए प्रथम जीवाणुरोधी पेनिसिलिन थे। पेनिसिलिन जो है मतलब ये किससे बने थे? ये कवक से बने थे, ये एंटीबायोटिक थे। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। और पहला पेनिसिलियम जो मतलब एंटीबायोटिक बने थे वो किससे बने थे? तो कवक से बने थे। और अब जो एंटीबायोटिक बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं?
तो वो बन रहे हैं आपको जीवाणु से, ठीक है, ये याद रखिएगा। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन से प्राप्त होते हैं, ये किससे? लैक्टिक अम्ल और CO2 के मतलब विखंडन से होते हैं। आगे देखिए इसका ऑप्शन मतलब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ऐसे श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है वह वायवीय श्वसन कहलाते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर है कि डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। ये ऐसे कौन से जीव होते हैं? तो ऐसे जीव होते हैं जिसको प्लेनेरिया बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे इसका विश्लेषण देख लीजिए, प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, तारा मछली हो गए आदि सरल प्राणियों में पुनर्जन्म की क्षमता पाई जाती है। इन प्राणियों में यदि विखंडित की क्रिया हो जाए पुनः पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। विखंडन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रजाति का कटा या टूटा हुआ भाग अपनी तरह पुनः विकसित जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 59 नंबर, देखिए 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। स्कर्वी रोग से क्या होता है? मसूरे सब में क्या होता है? खून आने लगते हैं। यहाँ पे देखिए विटामिन A की कमी से रतौंधी जीरोप्थेल्मिया रोग होते हैं, ठीक है, यानी कि आँख वाले रोग होते हैं विटामिन A की कमी से। विटामिन B की कमी से बोले तो बेरी रोग होते हैं। विटामिन C की कमी से बोले तो स्कर्वी तथा विटामिन D की कमी से बोले तो रिकेट्स यानी कि हड्डियों में कमी, ठीक है, ये होते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पे स्थान पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन जो है ये किसे है? रीजनिंग से क्वेश्चन लिया गया है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? TG यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख मतलब यहाँ पे विश्लेषण देख सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है जो क्या है? डिक्शनरी टाइप के क्वेश्चन है। रीजनिंग में डिक्शनरी आप जानते होंगे, उसी से यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका हो जाएगा डिसाडीन हो जाएगा, डिसडैन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, ये भी क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला कि डैश जगह पे क्या भरा जाएगा, तो 72 नंबर क्वेश्चन का आप देखेंगे आंसर, तो यहाँ पे 72 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपका ये रहा 1R8 हो जाएगा, यहाँ पे ये भर लीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? मैथ्स के क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि सी में क्या है? 2 है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये स्क्वायर रूट से क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 1.01 हो जाएंगे इसका, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। 75 नंबर क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा 110, ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से किया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वेतन मतलब प्रतिशत का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी आपको बी हो जाएगा 25%, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया। 77 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन पे जो मतलब ये बात करें कि यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपको लाभ हानि से क्वेश्चन लिया गया है और ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6.2/3% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, इसका आंसर देखने की कोशिश करें तो इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, 13,464 रुपया। आगे देखिए इसका ये एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देते रहे। यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, इस तरह से 13,464 रुपया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी क्या है? अनुपात समानुपात पढ़े होंगे, उस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 23:20 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन पे आया, तो 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे माध्यमाधिका बहुलक के क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर, यहाँ पे 21 यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो है आप पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, पूर्वकालिक यानी कि पहले की क्रिया। तो यहाँ पे देखिए पहला है क्या? माँ खाना बनवा रही है, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, ठीक है, ये दो है पूर्वकालिक क्रिया, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगला चीज़ें क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है कि दोनों बच्चे बड़बड़ा रहे हैं और राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है तो अभी पढ़ रहा है ना, पूर्व में थोड़ी पूर्व का क्रिया हुआ। दोनों बच्चे बड़बड़ा रहे हैं, अभी बड़बड़ा रहे हैं ना, तो उसी तरह से देखेंगे यहाँ पे। तो पिताजी जो दफ्तर चले गए, ठीक है, पिताजी अब क्या हुए हैं? दफ्तर चले गए हैं, तो ये पहले हो चुका है काम, क्या हो चुका है? पहले हो चुका है। अब माँ भी खाना बना रही है, यानी कि अभी खाना बना रही है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन थे ये,
हिंदी के काल के क्वेश्चन थे, यानी कि टेंस वाले। आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरे क्रिया को आरंभ करता है तब वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका 82 से आप 82 या 83 क्वेश्चन देखिए, आपको मतलब इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो डर के बल चलता है, डर के बल चलता है वो क्या होगा, ये होगा यहाँ पे डरग। ठीक है, क्या होगा, डरग होगा। जो डर के बल चलता है उसको क्या कहते हैं, उसके लिए डरग शब्द आते हैं। किसके लिए, डर के बल जो चलता है उसको डरग शब्द आते हैं उसके लिए। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, यानी कि अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया जो लाभ होगा वो क्या होगा, अपलाभ होगा। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ वाक्य के लिए एक शब्द अपलाभ आते हैं। आगे देखिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया उर्वशी, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम से चुने गए हैं। यहाँ पे कौन होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर होगा जो समस्तीपुर के कवि थे। ठीक है, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी नामक साहित्यिक कृति की रचना की। इनके लिए रचनाएं रेणुका, रश्मि रथी, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, सामधेनी, नीम के पत्ते आदि ये लिखे हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन है मधुशाला नामक साहित्यिक कृति रचनाकार के मतलब नाम को चुने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन थे। इनकी अन्य रचनाएं मधु कलश, सतरंगिनी, एकांत संगीत, निशा नियंत्रण, खादी के फूल आदि ये हैं। आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखें, तब पद्मावत नामक साहित्य कृति के रचनाकार के नाम से चुने। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका जायसी। पद्मावत किसने लिखा था, तो जायसी ने लिखा था। अब देखिए मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक साहित्य कृति की रचना की। इनके अन्य रचना अख, रावट, आखिरी कलाम और चित्रलेखा, कान्हावत आदि हैं। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बोल रहा है क्या कि मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो मराठी और नेपाली भाषा जो है शारदा लिपि में लिखी जाती है। आगे देखिए यहाँ पे शारदा लिपि का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में होता है। मराठी और नेपाली भाषा शारदा लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आगे देखिए सूर सागर नामक साहित्यिक कृति की रचना के नाम से चुने। यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सूर सागर किसने लिखे थे, सूरदास लिखे थे। अब देखिए यहाँ पे बोला है क्या, सूरदास के सूर सागर नामक साहित्यिक कृति की रचना की थी। इनकी अन्य रचनाएं सूर सरावली, साहित्यिक लहरी, नल दमयंती, भागवत और प्राण प्यारी, ये सब इसकी रचनाएं हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है। अब क्वेश्चन क्या है, आई होप टू फिनिश द वर्क डैश न्यू ईयर डे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाय, यहाँ पे क्या भराएगा, बाय भराएगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए, दिन निर्दिष्ट करे जिसके द्वारा यहाँ पे क्या गया, मतलब यहाँ पे बाय उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 90 नंबर में है बोल रहा है क्या कि डैश इज द सिनोनिम्स ऑफ कंसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सिनोनिम्स होगा, तो यहाँ पे कंसिस्टेंस का सिनोनिम होगा, मतलब यहाँ पे सैप मतलब स्टेड फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से इसका देख लीजिए कुछ अलग मीनिंग है, जैसे ऑनेस्ट का हो जाएगा ईमानदार, पोलाइट का हो जाएगा ईमान मतलब यहाँ पे विनम्र, स्टेड फास्ट का हो जाएगा स्थिर, और फेथफुल का हो जाएगा वफादार। यहाँ पे फॉलोइंग, यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है, फॉलोइंग द क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज ऑफ द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, यहाँ पे कंडेम्ड हो जाएगा, कंडेम्ड यहाँ पे प्रश्न में दिया गया, कंडेम्ड का यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, तो यहाँ पे कंडेम्ड का आंसर होगा ब्लेम। ठीक है, कंडेम्ड का क्या हो जाएगा, ब्लेम। ठीक है, कंटेम्प्ट का हो जाएगा ब्लेम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो टू हैव मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मोना इज डैश दैन हर सिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, स्मार्टर हो जाएगा। ठीक है, स्मार्टर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि एडजेक्टिव से ये लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हम वस्तुओं की तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ये सब तो बताया गया है, लेकिन हमें क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन इतना ही है, किल द स्नेक। ठीक है, अब किल द स्नेक क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द स्नेक बी किल्ड।
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लेट बी स्नेक द किल्ड, मतलब यहाँ पे लेट द स्नेक बी किल्ड हो जाएगा, इसका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, 94 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन को देखें तो बोला चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ 4 गिवन सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस दिया गया उसका बोला है पैसिव वॉइस निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्लोज द डोर, ये इसका सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, लेट ऑल द डोर बी क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला ही सैड यू मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन, ये नारेशन के क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला नारेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ही सैड दैट आई मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे सिंपल तरीका से यूज किया, सैड को सैड मतलब सैड को सैड रख दिया, वी मस्ट नॉट को लिखा क्या है, नीड टू कम वी डोंट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अगर देखिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे बोला कि एक मतलब वन मीनिंग को चूज करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया, विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ग्रांटस हो जाएगा, यहाँ पे पहला ही आंसर इसका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा ग्रांटिस। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि अक्टूबर 2024 तक भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितना है। तो अक्टूबर 2024 तक बोले तो 14 है। ठीक है, अब यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए इसका व्याख्या है कि अक्टूबर 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वां महारत्न कंपनी का दर्जा मिला, ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वां महारत्न कंपनी, इसीलिए यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 98 नंबर देखिए, यहाँ पे 98 में बोला हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित गोविंद राज पद्मनाभन किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी होगा, गोविंद राज पद्मनाभन देखिए यहाँ पे, तो जिन्हें हाल ही में विज्ञान क्षेत्र के भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार भारत विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है, जय प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत हैं। अग्रदूत मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा आगे तक रिसर्च किए हैं। ठीक है, अगले पीढ़ी के लिए जो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा उसे बोला जाएगा। वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। राष्ट्रपति भवन आयोजित मतलब समारोह में 13 विज्ञान श्री पुरस्कार, 18 विज्ञान युवा शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार और चंद्रयान 3 मिशन के वैज्ञानिक और इंजीनियर टीमों को विज्ञान टीम पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या हो जाएगा, यह इसका ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये क्या थे, जा प्रौद्योगिकी अनुसंधान थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला देखिए यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि बोल रहा है हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा किसे यूके भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि अभी ब्रिटेन का वर्तमान में कौन राजा है, तो चार्ल्स तृतीय यहाँ से याद रखेंगे। इसके आगे आप यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को यूके भारत संबंध में योगदान के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने उनके उनके प्रयासों को मान्यता देता है। आगे देखिए 100वां क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए बोला क्या कि दिसंबर 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया, जो वैश्विक स्तर पर उनके प्रभाव और नेतृत्व को मान्यता देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुंदर पिचाई हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुंदर पिचाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया, जो प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देता है। इस तरह से यहाँ पे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो आप अपना राय दें, कमेंट बॉक्स में आप कितना बनाएं वो आप बताइए और चैनल को सब्सक्राइब